तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहली प्रॉपर्टी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर उसके इंटीरियर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो रहता है। तो उसके लिए देखिएगा एक डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर कोई एक प्लेट लगी हुई है, और ये जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये वाली हाँ हाँ हाँ, ये तो समझाने के लिए, ये तो क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई भी, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये तो कॉन्सेप्चुअल एक चीज है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देते हैं। हाँ, अब ये देखो कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और हमने क्या करा, हमने इसके बीच में एक कंडक्टिंग पीस रख दिया, कोई भी आयरन का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का, कोई भी हमने कंडक्टर का टुकड़ा इसके बीच में रख दिया। तो अब होता क्या है कि क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। अब हमने ये कहा कि ये कंडक्टर है ये कोई एक कंडक्टर है, हाँ पॉजिटिव है प्लेट और उधर नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। और फिर हमने ये कहा कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, अब कंडक्टर के बारे में हमने ये देखा था कि कंडक्टर एक ऐसा मेटल का पीस होता है जिसके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ है, तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे टूट कर इधर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये ऐसे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इनका इकट्ठा होना, इकट्ठे होने को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इनका एक्यूमुलेशन इन चार्जेस का तब तक चलता रहेगा जब तक ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अंदर भी ये पॉजिटिव चार्जेस इधर इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्जेस इधर इकट्ठे हो गए, इसका मतलब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, तो ये तो ई इंड्यूस्ड हो गया। ये जो बाहर वाला, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं बोल दूंगा ई एक्सटर्नल, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ई इंड्यूस्ड लेफ्ट में हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, मतलब जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी कंडक्टर को रख दूं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमेशा, ठीक है। नहीं समझे क्या हुआ कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये अंदर कंडक्टर है, तो अब कंडक्टर में ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस सारे टूट कर इधर इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव चार्जेस सारे इधर इकट्ठे हो गए। नेगेटिव इधर क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव इधर क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर भी फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, मतलब पैदा हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस इधर, नेगेटिव चार्जेस इधर, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ई इंड्यूस्ड इस तरफ हो गया। उसके बाद उसके बाद आप ये देखिए, ये जो ई इंड्यूस्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, और जब इक्वल हो जाता है तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना। मान लीजिए इधर वाले को हमने 5 बोल दिया तो इधर वाला इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो -5, 5 - 5 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जो अंदर है वो इंड्यूस्ड है, जो बाहर है वो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल है, ये हो गया, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस।
just outside the surface of a charged conductor electric field is normal to the surface. नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब इसमें वही चीज है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं। उसमें ये था कि भाई अगर वो नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो बोल रहे हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, हमारे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, ये उसकी सरफेस है, तो इसके ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, उसी चीज़ को दोबारा बताया गया है कि अगर ये नॉर्मल नहीं होगा, मान लीजिए ये एक ऐसे एंगल पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, तो ये सरफेस के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये थीटा बना रहा है। तो अब हमने ये कहा कि अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, यानी कि सरफेस पर फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो सरफेस करंट एग्जिस्ट करेंगे। सरफेस करंट नाम की कोई चीज नहीं होती कंडक्टर्स में। देखिए वही लिखा हुआ है, इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के अलोंग भी एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल टू द सरफेस, which will immediately cause the flow of charges producing surface currents। इसकी वजह से कुछ चार्जेस का फ्लो होगा जिसकी वजह से सरफेस करंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बट नो सच करंट्स कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशंस। तो स्टैटिक कंडीशंस में इस तरीके के कोई करंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा वो नॉर्मल ही रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो and any excess charge resides at its surface। resides at its surface। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का कोई कंडक्टर है, हमने ये कंडक्टर की एक शेप ले ली और हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। अभी हम पहले ही प्रॉपर्टी में ये देख चुके हैं कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, और कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, बाहर निकलता हुआ ई वेक्टर, इस तरह से। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर जो है वो नेट चार्ज जीरो होगा। तो नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, ये हम गॉस थ्योरम से देख सकते हैं। हमने ये कहा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एक तो ये होता है। दूसरा
गॉस थ्योरम ये कहता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को इस तरह से निकाला जा सकता है। अब नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, तो इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हम ये कहेंगे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। इनसाइड द कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा कि जीरो इंटू डी एस वैक्टर करो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर कोई एक नया टर्म बनाएंगे, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब चार्ज हमारा जीरो हो जाएगा, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, तो कंडक्टर के अंदर किसी तरीके का कोई नेट चार्ज नहीं होता, वो हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। तो hence there can be no charge in the interior of the conductor because the Gaussian surface lies just near the outer boundary. The entire excess charge Q must reside at the surface of the conductor. अच्छा, जब भी कभी हमें गॉस थ्योरम लगानी होती है तो हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस इसके जस्ट इनसाइड, जस्ट अंदर बनाते हैं गॉसियन सरफेस, ऐसे हो गई, गॉसियन सरफेस इसके जस्ट इनसाइड हो गई। तो हम ये कहेंगे कि फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो एक्स्ट्रा चार्ज गया कहाँ, एक्स्ट्रा चार्ज गया कहाँ, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर कंडक्टर के बाहर की बात करेंगे तो फिर गॉसियन सरफेस बाहर बनाई जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, तो इंटीरियर को स्टडी कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बना दी, तो हम ये कहेंगे भाई फिर चार्ज अगर अंदर है ही नहीं, आपने इतने नजदीक बना रखी है गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो अगर चार्ज है ही नहीं तो चार्ज गया कहाँ, हम ये कहेंगे भाई चार्ज जब अंदर कहीं है ही नहीं तो फिर वो सरफेस पर रह गया, तो वही चीज़ है। एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस, कुछ भी चार्ज अगर है तो वो कहाँ रहेगा, सरफेस पर रहेगा, ठीक है जी। तो तीन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये कि कोई भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस है उसके, सॉरी, कंडक्टर का जो सरफेस है उसके जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर हमेशा जो नेट चार्ज है हमारा वो जीरो रहेगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज अगर होगा तो वो सारा का सारा सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखिएगा, थर्ड वाले में ये है कि वो कह रहे हैं कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, तो कोई भी कंडक्टर है, अभी ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा शेप का कुछ भी ले लिया कंडक्टर, तो वो कह रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो रहेगा। वो कैसे रहेगा, हमने ये कहा कि अच्छा जरा कंडक्टर का अंदर की तरफ का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स का दूसरा भी फॉर्मूला होता है भाई गॉस थ्योरम, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। तो हम ये कहेंगे ये Q/ε0 हो गया। अब भाई अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फर्स्ट उसमें देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो ये ds ε0 कुछ भी आए उसकी वैल्यू वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाना, तो Q हमारा जीरो हो गया। तो फिर ये कहेंगे कि भाई अंदर आपने ये गॉसियन सरफेस भी अंदर ही बनाई, क्योंकि आप अंदर समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा कि अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो फिर बाकी का चार्ज गया कहाँ, तो कहेंगे सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड करेगा, सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा कंडक्टर के केस में। ये हमने यहाँ पर भी देखा कि जितना भी चार्ज था, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, सारे टूट कर यहाँ कॉर्नर पर सरफेस पर इकट्ठे हो गए। मतलब अंदर तो बनाकर दिखाया है उसको, लेकिन है एक्चुअली वो सरफेस पर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पेज नंबर 28 पर आ जाइए। फोर्थ है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हम पहले देख चुके हैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब आप ये देखिएगा विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब आप ये देखिएगा कि पोटेंशियल, हमको ये चीज़ बतानी है कि पोटेंशियल सरफेस के मतलब सरफेस पर भी
और सरफेस के अंदर भी हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर का, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, E = माइनस dV/dr, ये होता है। अच्छा, बट इनसाइड अ कंडक्टर E = 0, इनसाइड अ कंडक्टर E = 0। अब जब E 0 हो गया तो भाई माइनस dV/dr = 0, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया V की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का ही, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो हमेशा 0 रहता है, तो इसलिए V जो है हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उस पर ही तो होता है कि भाई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में मैंने ये कहा कि हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा पूरा उसके सरफेस पर। जब कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा, उसी को तो इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, इक्वल पोटेंशियल। बस समझ गए? ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. कुछ काम चल रहा है क्या पूछूं, फिर भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ठक ठक। हाँ, जब 9th फ्लोर पर काम चल रहा था तो वो इतना ज़्यादा ठक ठक चल रहा था कि वो 8th को भी क्रॉस करते हुए यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। ये तो फिर भी मुझे लग रहा है जो भी बंदा 8th वालों की, हाँ, बुरा हाल ही हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या करा कि फिर से एक कोई भी कंडक्टर बना लिया, कैसी भी शेप ले लिया आपने, किसी भी तरीके की। तो हम ये कहेंगे जैसे हमने ये शेप ली है, अच्छा अब जब ये टेढ़ी मेढ़ी शेप है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज होता है, तो मैं ये कहता हूँ पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ तो वो क्या बनता है, गॉसियन स्फीयर बनता है। ठीक है, अगर कोई लाइन है तो लाइन चार्ज के चारों तरफ क्या है, गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। अब ये टेढ़ी मेढ़ी सी शेप है तो हम ये कहेंगे भाई गॉसियन सरफेस क्या बना है, आपका जो मन करे वो बना लो। गॉसियन सरफेस हमें कुछ भी बना सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स। सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स, सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे गोली, कोई दवाई रखने की कोई छोटी सी डिब्बी हो, तो वो डिब्बी थोड़ी सी ऊपर निकल रही है और थोड़ी सी नीचे निकल रही है। हालांकि इसकी जो हाइट है, ये जो डॉटेड बना है, डॉटेड का मतलब ये कंडक्टर के नीचे की तरफ है ना। तो जो इसकी हाइट है वो हाइट कोई ज़्यादा नहीं है, हाइट थोड़ी बहुत ही है बस। ठीक है, तो वो देखिए लिखा हुआ भी है, कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इर्रेगुलर शेप, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस। तो इसके जो सरफेस एरिया है तो जो सरफेस एरिया है उसको हमने मान लिया डेल्टा एस, ये सरफेस एरिया हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ई वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर सरफेस पर। ठीक है, टू डिटरमिन ई एट दिस पॉइंट वी चूज अ शॉर्ट सिलेंडर पिल बॉक्स एज द गॉसियन सरफेस अबाउट दिस पॉइंट। The pill box lies partly inside and partly outside the conductor.
इट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस एंड नेग्लिजिबल हाइट। तो इसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाइट एक्चुअली ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो ये बहुत छोटी सी है हाइट, ठीक है। आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस फ्लैट है, तो आप ये समझ लो कि ऐसा है कि जैसे उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है ऊपर और एक कॉइन नीचे रखा हुआ है। तो कॉइन जो है, कॉइन की शेप सर्कुलर होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है ना, नेग्लिजिबल हाइट होती है, बहुत छोटी सी हाइट होती है, वही चीज़ है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर एंड जस्ट आउटसाइड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। द कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द पिल बॉक्स कम्स ओनली फ्रॉम इट्स आउटर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स कहाँ से आएगा? सरफेस पर तो कोई फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला यही तो होता है, ई डॉट डेल्टा एस, है ना। तो ई डेल्टा एस मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तो ई डेल्टा एस, ई डेल्टा एस ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि सरफेस पर तो सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसकी आउटर सरफेस की वजह से आएगा। तो हमने ये कहा कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स इज इक्वल टू क्यू, कितना हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा एस। भाई आप जानते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो क्यू कितना हो गया? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो फाई ई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई ये भी है, फाई ई ये भी है, दोनों को आप इक्वेट कर दें। तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू की जगह लिखो सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हम प्रूव करके दिखाना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, क्लियर है। वेक्टोरिकली ये हमने कहा कि अगर इसको, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ वेक्टोरिकली, तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दोनों ही एक स्केलर है, तो एन कैप लगा देंगे। एन कैप मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बस ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिक्स्थ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर मतलब समझ लीजिए कि हमारे पास एक कोई प्लेट है और प्लेट में बीच में होल हो रखा है, मतलब बीच में कैविटी है, ओपन स्पेस है, खाली स्पेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। Electric field is zero in the cavity of a hollow charged conductor. ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा जरा, हमने एक कंडक्टर बना लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो कंडक्टर है, मतलब ये तो उसका मेटालिक पार्ट है, और जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन खाली है, खोखला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, हम पहले ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो मैं सब जगह परपेंडिकुलर लाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जितना भी एक्सेस चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाता है ना। तो मैंने सारा का सारा जो चार्ज है वो सारा यहाँ बना लिया। अच्छा, अब हमारा फोकस है, वो बन गई, वो शेड नहीं कर पाता ना इस पर मैं। हाँ ये तो है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, E इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर मेरे को कैविटी की बात करनी है, तो E इज इक्वल टू जीरो और V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये मेरे को बताना है कि ऐसा क्यों है। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं इस कैविटी की बात कर रहा हूँ
तो जीरो हाँ ये बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन द कैविटी। तो अब मेरे को गॉसियन सरफेस बनानी है, तो गॉसियन सरफेस जो है वो हमने इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे ले ली, ये बना लिया हमने गॉसियन सरफेस। कंसीडर अ चार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी विद नो चार्जेस इनसाइड इट, ठीक है ना, तो कैविटी में कोई चार्ज तो रहेगा नहीं, खाली ओपन एरिया है। इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, हमने कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस शुड बी क्वाइट क्लोज टू द कैविटी, तो कैविटी के थोड़ा नजदीक है गॉसियन सरफेस। एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर ई इज इक्वल टू जीरो, कंडक्टर के अंदर कहीं भी ढूंढ लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकलेगा, ठीक है। बाई गॉस थ्योरम चार्ज एनक्लोज्ड बाई दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो, तो ई इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू जीरो, सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो भाई कैविटी कहाँ से बच जाएगी फिर, कैविटी में भी तो जीरो ही होगा, कैविटी तो वैसे ही हवा में है, खोखली है, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली मतलब इसी वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, तो क्यू बी जीरो, ई बी जीरो, द एंटायर एक्सेस चार्ज प्लस क्यू लाइज ऑन इट सरफेस, बस, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली था, और पहले अच्छा सिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिक्स हो गई प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टीज से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज छोड़ना मत। अब इतना जरूर है कि जो इसमें थ्योरी लिखी हुई है ना, जो थ्योरी लिखी हुई है ना, थ्योरी को बिल्कुल इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको करेंगे ऐसे जैसे ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, तो इन 6 प्रॉपर्टीज को खुद को समझाना है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है। हाँ तो क्या हो गया, मैं तो बता रहा हूँ ना जो पैटर्न है। 1 मिनट रुकिए बस, अभी आ रहा हूँ। उसने बोला इधर फेंका नहीं फेंका, इधर फेंका है ऐसे डांस किया ना, इसलिए सॉरी। I don't trust you. जब पता है फरीदी ने आज मेरी बॉटल नीचे मतलब मुझे पास कर दी थी, मेरे पीछे खड़ी थी लाइन में, उसने ऐसे उछाल के दिया कि सीढ़ियों से नीचे जाके गिर गई वो बॉटल पर, मेरे को बॉटल नहीं मिली। गुस्सा आया मुझे आज उस पे। How sad. Understanding females is difficult. Yeah. But the females तो पैदा ही complicated और स्पर्मेटोजेनेसिस मुझे एकदम याद होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है नहीं चार हार्मोन से कितनी की 4 हार्मोन में कौन सा कहाँ कब रिलीज कौन से डे पे हो रहा है, वो सारे जो डेज है ना वो है उसमें फॉलिकुलर फेज की होती है, ल्यूटियल फेज कौन सी होती है, जो बाकी लोग ऐसे समझ रहे हैं इन दोनों में तो दिमाग फॉलिकुलर और ल्यूटियल भी करते हैं और इसका वो जो पीक ब्लीडिंग पास देंगे पीक पॉइंट है 17 डेज के बीच मैंने 25 साल में खींच के स्कूल चली गई इस टाइम पे तो लिटरली फील होता है क्या फील जा रहा है वायरम किसी को और लेक्चर है फर्स्ट माइक्रोटी
मैं सब खुला बोलती और जिसकी आवाज ऐसा है ज्यादा नहीं बोल रही। परिधि नहीं है यार, परिधि तो चाहिए नहीं है। देखा ये दृश्य वाले सुन रही है, चुप रह, बोल नहीं पाती। वो लड़के हैं, शशांक शैंकी है और बाकी सारे पीछे बैठे हुए हैं। और कभी हमने पॉडकास्ट यहाँ से बोल रही है। वो वहां से बोल नहीं रही, वो वहां से मैसेज कर हम वही कह रहे, वो मैसेज करके वो बोल रही है। हाँ। परिधि जैसी आवाज किसकी है भाई? यहाँ पे तो वैसे किसकी आवाज परिधि जैसी है? शैंकी की। शैंकी की आवाज। नहीं इसकी होगी, हम दोनों की तो आगे इसकी। उसने कहा होगा बोला है। असली है। सर आ गए। और सुना मंची कहाँ हो रही हो? अब सर आ गए, चुप हो जा। तो उससे बातचीत चल रही है। यहाँ पर वो मैसेज लिख के दे रही है। वो मैसेज लिख और रहा उसमें जो फोन पे उसको आवाज आ रही है हमारी। अच्छा अच्छा। ओके फाइन बच्चेगा, यू आर फाइन। चल पढ़ ले अब पहले। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो भाई तुम्हें तो यहीं तक करना है, तुम्हें तो यहीं तक करना है ना। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अब आगे का करते हैं स्टार्ट। मुझे स्ट्रैटेजी ये तो पूरे 86 पेजेस में लिखे हैं। 57 वो और 55 57 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब आप ये देखिएगा कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर ना एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी होती है चार्जेस को होल्ड करके रखने की, उसी को हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं उसका। तो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज होल्ड कर लेता है। अभी क्या है कि कंडक्टर कैसे होल्ड कर लेगा भाई चार्ज को? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वायर है, उस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर एक कंडक्टर है ना। अब हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद तो वायर को आराम से छूते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर चार्ज स्टोर होता तो मैं उसको छू नहीं पाता। तो ऐसे ही कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एक डिवाइस बनाई जाती है, उसमें अगर क्या है कि करंट फ्लो नहीं भी कर रहा है और फिर आपने उसको छू लिया तो फिर करंट का झटका लगेगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है। अच्छा, ये कैपेसिटर कहाँ पर मिलेगा? कैपेसिटर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, वो हमारे सिलेबस में है। एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो फैन जनरली गर्मियों में ही खराब होता है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो इस तरीके का आता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, वो 25-30 रुपए का आ जाता है। और फैन अगर स्लो चलना शुरू करता है, गर्मियों में ही चलाते हैं फैन को, और वो स्लो चलता है, और जब वो स्लो चलने लगता है तो फिर इलेक्ट्रिशियन आके बोलता है भैया इसका कैपेसिटर, या कंडेंसर भी बोलते हैं उसको, कि उसको आप चेंज करा लो। कंडेंसर बोलते हैं, है ना। तो कंडेंसर चेंज करा लो या फिर कैपेसिटर चेंज करा लो, ये बोला जाता है। तो सिलेंड्रिकल वाला अपने सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, अब नहीं है। तो अब आपको स्फेरिकल करना है, और एक करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ पर मिलेगा? बैटरी होती है ना, बैटरी, मैंने शायद लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था ये, कि कभी भी कार की जो बैटरी है, घर की बैटरी, कार की बैटरी, उसका ढक्कन खोलिए, नहीं फ्रिज में नहीं होती, उसमें आप देखेंगे तो आपको सीधी सीधी लाइनें दिखाई देंगी। वो सीधी सीधी लाइनें क्या है? वो सीधी सीधी ना ग्लास की प्लेट्स हैं, लेड की, उसकी प्लेट्स हैं, बस पैरेलल और स्फेरिकल। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा द इलेक्ट्रिकल। अब इसमें ये देखा जाता है कि इफ अ चार्ज Q पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय V। तो अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर पर चार्ज Q है, दिखा दे, वो ऐसी जो चीजें होती है ना, कि भाई फिजिक्स के जो पीरियड है उसमें हमारे स्कूल में आ जाएगा, तो ऐसी चीजें पता नहीं क्यों मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ। आप लोग भी करते हैं क्या? सभी लोग करते हैं क्या? और फिर विजुअलाइज करता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन के कंटेक्स्ट में विजुअलाइज करता हूँ। उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने अभी देखा कि किसी बच्चे को अगर AK चिल्ड्रन अकेडमी से तुरंत फटाफट DPSG जाना है, तो वो जाएगा तो वो मुंह का पूरा काला हो जाएगा, तंदूर में भुन जाएगा वो बुरी तरह से।
और जब तक वो वहां पर हाँ, और जब तक वो वहां पर पहुंचेगा तब तक क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहने लगा इस रोड पर, बहुत बुरा हाल रहने लगा। लेकिन आपने फिर भी इमेजिन करा क्या रियल लाइफ सिचुएशन में हाँ, कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने अभी एक और करते हैं वंशिका सोने की स्पीड से बहुत अच्छा मैंने तो और भी कुछ देखा है कि जैसे ट्रैफिक जैम होता है, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस कराया नहीं कि जैसे ट्रैफिक जैम होता है, ये जो रोड है, जो मेन वाली जो रोड है राजनगर एक्सटेंशन की, तो ट्रैफिक जैम जब होता है तो ट्रैफिक जैम में पता नहीं कहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले गायब हो जाते हैं। और जब स्मूथ रनिंग नहीं खड़े नहीं होते स्मूथ रनिंग ट्रैफिक में पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं और अचानक से कूद के आते गाड़ी के आगे, ऐसे आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और अगर इनको कोई मतलब थोड़ा सा कम एज का लड़का या लड़की स्कूटी चलाते हुए दिख जाए तो उसे तो छोड़ेंगे ही नहीं। और नया चल रहा है आजकल, नया चल रहा है पेरेंट्स का नंबर दो, ये भी चल रहा है आजकल, पेरेंट्स का नंबर दो। क्या है कि जो अगर आई थिंक 18 है ना एज, 18 है कि 18 से कम का अगर कोई बच्चा चलाते हुए पाया जाएगा तो पेरेंट्स के नाम पर चालान कटेगा। ये मालूम है, ये नया रूल है, और 25,000 तक का चालान है, इतना ज्यादा चालान है। तो बस ऐसा ही है। चलो वापस आ जाओ इस पर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगर किसी वो ट्रैफिक रहता है, बहुत बुरा हाल रहता है। अरे मुझे पता है, मैं परेशान रहने लगा हूँ मैं जाम की वजह से, मुझे भी मालूम है, मैं भी फंसता हूँ। देखिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी हम किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज सप्लाई करेंगे तो चार्ज हम जैसे जैसे सप्लाई करते जाएंगे उसका ना पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ। तो Q इज इक्वल टू, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस बोलते हैं। Q इज इक्वल टू CV, मतलब कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, उसको उसकी कैपेसिटी बोल देते हैं या कैपेसिटेंस बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिएगा, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और ये चार्ज जो है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब में, और V की इसकी वोल्ट में होती है। तो आप इसको कूलम्ब पर वोल्ट बोल सकते हैं, या फिर इसकी ऐसा यूनिट होती है फैराड। माइकल फैराडे ने अपने नाम पे फैराड रख दिया उसकी। ठीक है, आपने कम से कम इतना सही तो प्रोनाउंस करा, जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास में हुई है ना, फरड हो गया होगा। सर ये जो कैपेसिटेंस है ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है। हाँ, ठीक है जी। चलो जी, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अगला देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे। Capacitance of an isolated पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालो। isolated spherical conductor. Consider an isolated spherical conductor of radius capital R. This charge capital Q is uniformly distributed over its entire surface. It can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके का स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर पे चारों तरफ जो है वो कोई चार्ज जो है वो उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारा का सारा चार्ज हम कहेंगे कि कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में जितना भी चार्ज है वो कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस पर, बिल्कुल जो बाउंड्री है वहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली निकला, यहाँ से भी नॉर्मली, इधर से ऐसे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकल रहा है। अच्छा जी, अब इसका जो रेडियस है, रेडियस वो कैपिटल आर है,
तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। ठीक है क्या कि जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा, भाई पूरा चार्ज Q यहाँ पर था डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जब हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई सारा का सारा चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। मैं इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो सरफेस पर पोटेंशियल कैसे निकलेगी, भाई सारा चार्ज जो है माना कि बाहर फैला हुआ है, लेकिन एज्यूम करा जाता है कि वो सेंटर पर इकट्ठा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, तो Q यहाँ पर आ गया और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है, तो भाई मैं सरफेस पर निकालना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, ये हो गया। अच्छा जी, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन वैक्यूम इज, अब मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो Q/V क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, Q से Q कैंसिल और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है पूरा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू 4πε0R। ठीक है ना, तो इसका कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का ये हो गया, C इज इक्वल टू 4πε0R। ठीक, उसके बाद मैंने बताया ना दो ही कैपेसिटर्स हैं, दो टाइप के जो अपने सिलेबस में, एक स्फेरिकल और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं जरा। ठीक है, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अब ऐसे में हमको क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो d है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस d है। अब जो एक प्लेट है उस एक प्लेट पर आपने ये कह दिया कि भाई इस पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है या किसी भी बैटरी के, तो इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो गया। अब जब इधर सारा पॉजिटिव चार्ज है और इधर सारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैं लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया इसका, इसकी ये वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे निकल कर आएगी वो देखते हैं। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा हो गई और इसकी माइनस सिग्मा हो गई। एक्चुअली सिग्मा ही है, वो बस माइनस और प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि वो नेगेटिव प्लेट पर है और वो पॉजिटिव प्लेट पर है। अब कहां पर, प्लेट्स के बीच में देखिएगा जरा, इन द आउटर रीजन अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स कैंसल आउट, द नेट फील्ड इज जीरो। है क्या कि जब भी कभी मैं किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव के अंदर की तरफ आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब प्लेट से बाहर की तरफ, और यहाँ आएगा प्लेट के अंदर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल रहा है बाहर की तरफ और यहाँ आ रहा है अंदर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डायरेक्शन क्या हो गई, एक हो गई आउटवर्ड और एक हो गई इनवर्ड, तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। वही लिखा हुआ है, इन द आउटर रीजन्स अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया जीरो। अच्छा, तो अब जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 था,
उसमें हमने देखा था कि एक प्लेन पैरेलल एक प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। इसका प्रूफ कल आपने टेस्ट दिया ही तो करके आए होंगे, प्रिपेयर करा ही होगा। ठीक है ना सबका, ठीक है। माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। ये एक का तो डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, एक का इनवर्ट है ना, समेशन करना है। फिर क्या है, इन द इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स एड अप, द नेट फील्ड इज। अच्छा, जब इनर रीजन की बात करेंगे तो इनर रीजन में हम ये कहेंगे कि भाई इसमें से निकलता हुआ इसमें आता हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही सिंगल लाइन दिखाई दे रही है, तो इसमें से जो निकल रहा है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो आ रहा है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों के बीच वाला एड अप हो जाएगा। तो अंदर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब ऐड हो जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ओवरऑल दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। The direction of the electric field is from the positive to the negative plate and the field is uniform throughout. For plates with finite area, the field lines, अच्छा ये एक ना important चीज है जो लास्ट की 2 लाइन लिखी हुई है। For plates with finite area, the field lines bend at the edges. This effect is called fringing of the field. तो finite area, जिन plates का area finite होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से ना थोड़ी ऐसे मुड़ने लगती हैं, ऐसे मुड़ने लगती हैं यहाँ पर इस तरफ अपने एजेस पर। इस मुड़ने वाले इफेक्ट को हम बोल देते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, कॉर्नर्स पर। ठीक है, जो हमने ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब इसको फर्स्ट चैप्टर में एक बार देखोगे ना तो आप ये देखोगे कि ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए दे रखा था, यहाँ तो शीट की हमको लेंथ पता है, तो फाइनाइट जो शीट है उसके कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ने लगती है, उसको मुड़ने वाले इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, but for large plates separated by small distances, the field is almost uniform in the regions far from the edges, and for a uniform electric field, potential difference between the plates, तो potential difference between the plates क्या हो जाता है, potential difference यानी कि V is equal to E into D, ये समझ गए आप भाई। E क्या होता है, E होता है V अपॉन D, तो V क्या हो जाएगा E इंटू D। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए, तो V इज इक्वल टू E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटेंस निकालेंगे C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। अच्छा, Q क्या है भाई, सिग्मा इंटू A, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सिग्मा इंटू A, और V कितना है सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, तो C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कभी भी क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कभी भी आए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, आज इतना कर लीजिए। कोई नहीं, अभी स्पीड बढ़ाएंगे आगे आगे, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू करेंगे, अभी तो आपके लिए ये नहीं चल रही। नहीं, अभी तो सही पेस पे चल रही थी मैम, अभी उस पे है फर्स्ट चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चल रहा है तुम्हारा, सेकंड चल रहा है तुम्हारा, तो सेकंड खत्म होने वाला होगा। हां, लास्ट टॉपिक कोई भी स्पीड तो हमारे वेडनेसडे थर्सडे तक खत्म होगा। यहां तक पहुंच गए? अच्छा, बस ठीक है भाई, फिर बढ़ानी पड़ेगी अभी स्पीड। ठीक पढ़ाइए, पर फिर भी सर अगली बार थोड़ा पहले बता देना टेस्ट में। पहले बता रखा था मैंने। सर मेरा तो 4 चैप्टर